हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी में भाग दो में हम आज देखेंगे। जो हमारा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हाँ, हमारा ये भाग 2 है, ठीक है। इसमें हम नागरिकता में देखेंगे जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। पहले इसमें हम बेसिक कुछ चीज़ें जानेंगे, उसके बाद अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पहले देखते हैं कि नागरिकता, भारत में नागरिकता है, भारत में कौन कैसी नागरिकता है। तो भारत में जो नागरिकता है वो कौन सी नागरिकता है, तो वो एकल नागरिकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे अमेरिका, अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में कौन सी थी, दोहरी नागरिकता। वहाँ राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग सी नागरिकता है, ठीक है। वहीं हमारे देश में इंडिया में क्या, चाहे देश हो चाहे राज्य हो, सभी के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता की वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो नागरिकता शब्द है, जो भारत की एकल नागरिकता, वो कहाँ से लिया गया है, तो जो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। चलिए, भारत में जो नागरिकता अधिनियम जो आया था, जो सबसे पहले तो बता दें, आपके मूल संविधान में नागरिकता का कोई भी किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं था, ठीक है। इसे वर्ष 1995 में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में इसे भारत नागरिकता अधिनियम 1955 को लाया गया, ठीक है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधियां बताई गई, तो 5 प्रकार की विधियां बताई गई। आप 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, ठीक है। भारत में जो नागरिकता अधिनियम आया है वो अभी तक 5 बार आ चुका है, ठीक है। आपको बता दें कि भारत में पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, ठीक है। और अभी तक भारत के नागरिकता में 5 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। जिसे हम आगे चल कर आपको बताएंगे कि कब कब भारत नागरिकता में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ कौन सी है। जैसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है और उसे वंचित होने से के लिए 3 विधि है। यानी 3 प्रकार से आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और आप 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो है हमारा जन्म से है। इसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या इससे पहले हुआ हो, उसे भारत का नागरिकता मिल सकती है। जैसे में आप समझिए कि 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऐसे जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे हमारा तो जन्म 1950 के बाद हुआ है, तो हमें नागरिकता कैसे, तो आपकी नागरिकता आपके वंश के आधार पर मिल रही है, ठीक है। ये वैसे व्यक्तियों को करा है जो भारत के नागरिक नहीं थे, किसी और देश के नागरिक थे, या उस समय भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान के नागरिक हो, तो उनके लिए प्रावधान था कि जिनका जन्म 1950 से पहले भारत में हुआ हो, चाहे 1950 को हुआ हो, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर, ठीक है। और इसमें पहला संशोधन किया गया था, ठीक है। आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में 1986 में आपका नागरिकता का पहला संशोधन किया गया, ठीक है। आपको 5 संशोधन बताया किया गया है अभी तक। पहला संशोधन 1986 में किया गया, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता या पिता को भी भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे उसके जन्म से, यानी जन्म से भारत के नागरिक, उसके माता और पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके माता और पिता दोनों को जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में ही पैदा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा था वंश परंपरा के आधार पर। जैसे हम लोग को जो नागरिकता मिलती है वंश के आधार पर मिलती है, यानी हमारा जो नागरिकता है वो वंशानुगत चला आ रहा है। जैसे हमारे दादाजी चाहे दादा परदादा कोई भी हमारे भारत का नागरिकता प्राप्त किए होंगे, उन्हीं के वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिलती हुई है आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा नागरिकता मिलती है वंश के आधार पर मिलती है। इसका भी है, जैसे विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो और जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का एक नागरिक हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपके माता पिता विदेश में भी हो, ठीक है, चाहे 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, ठीक है, बाद हुए हो, विदेश में जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो आपका जन्म, ठीक है। जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में हुआ हो चाहे कहीं भी हुआ हो, मगर उस समय आपके माता पिता में से
किसी भी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी भारत का नागरिक हो तो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा बताता है वंश परंपरा के आधार पर, ठीक है। इसके लिए आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया था, जिसमें बताया गया था माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे आप मानिए कि अगर कोई भारत की लड़की है, ठीक है, कोई भी भारत की अगर लड़की कोई विदेशी लड़के से शादी करती है तो उसे उसके माता के जन्म यानी माता की नागरिकता के आधार पर उसके पुत्र को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, मगर उसके पति को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती जब तक वो अपने देश की नागरिकता छोड़ ना दे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जन्म के आधार पर क्या कर सकते हैं, माता के जो माता होती है उनके नागरिकता के आधार पर बच्चों को भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक समझे। जैसे कि उस किसी भी लड़की की शादी विदेश में होती है या तब, ठीक है भाई। चलिए अगला हमारा जो तीसरा है, यहाँ पर कुछ नोट देखते हैं। नोट में कह रहा है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से के बाहर जन्मे बच्चों को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये नोट जो 2004 में प्रावधान आया था कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर बच्चे जन्मे परंपरा के आधार पर उन्हें जन्म परंपरा के आधार पर अब नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा था कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना आवश्यक है। जन्म के 1 वर्ष के अंदर कोई भी बच्चा जैसे भारत का नागरिक उसकी माता हो और लड़का विदेश में जन्मा हो तो उसके माता को जो वहाँ पर दूतावास होगा, जो भारत की दूतावास होगा, वाणिज्य दूतावास, वहाँ में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा कि हमारा ये बच्चा जो है भारत का इसकी माता भारतीय है और इसका जन्म विदेश में हुआ है, तभी उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। वरना 2004 के जो अधिनियम आया था इसके बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चों को आपका वंश के आधार पर इसे नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। सॉरी, ये जो हमारा यहाँ 4 नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये 5, जो हमारा तीसरा जो आया था आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम जो तीसरा आया था 2005 में आया था, तो 5 का संशोधन आया था उसमें कहा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हमारा जो तीसरा है नागरिकता प्राप्त करने की विधि और पंजीकरण विधि है। पंजीकरण विधि द्वारा ये होता है कि आपको भारत में लगातार 7 साल तक रहना होगा, ठीक है, लगातार 7 साल रहना होगा। और इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देश जैसे इस विधि द्वारा यानी पंजीकरण विधि द्वारा जो राष्ट्रमंडल देश है, यानी राष्ट्रमंडल देश आप मानिए कि जैसे जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, यानी जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहे हैं, वो देश जो ब्रिटेन का गुलाम रहे हैं उसका अगर कोई भी नागरिक भारत में 7 साल तक रहता है और वो विधि द्वारा वित्त विभाग में अपना पंजीकरण जो हमारा भारत सरकार के थ्रू अपना पंजीकरण पत्र को भरता है और उसे उस पंजीकरण पत्र द्वारा उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। वो ये जो प्रावधान है 7 साल का, सिर्फ भारत के जो क्या है राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनके लिए किया गया है। और राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जिस पर कभी इंग्लैंड ने क्या किया था, यानी जो ब्रिटेन था वो कभी गुलामी किया था। जैसे मानिए कि भारत पर इंग्लैंड का राज्य था उस समय, भारत पर इंग्लैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, ऐसे देश जिस पर इंग्लैंड का पहले अधिकार था, वैसे देशों के नागरिकों को भारत में लगातार 7 साल रहने पर पंजीकरण विधि द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। अगला जो चौथा नागरिकता प्राप्त करने की विधि है जो है देशीकरण। जैसे वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण के साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। जैसे समझिए तो वैसा व्यक्ति जो एक भाषा, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे मान्यता के हिसाब से मान्यता आपको भारत में कितने 22 भाषाओं की मान्यता है। तो अगर 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अगर वो पूर्णतः मानता हो, यानी उसमें पूर्णतः जानकार हो और वैज्ञानिक या कला के क्षेत्र में वो निपुण हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो या कला हो, कोई भी विदेशी व्यक्ति हो, अच्छा वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और वो भारत में लगातार 10 सालों से रह रहा हो, तो उसे देशीकरण के थ्रू उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और अगला देखते हैं जो हमारा 5वां नंबर है। जो 5वां नंबर हमारा जो नागरिकता है वो क्या है, अर्जित भूमि। क्या है, अर्जित भूमि के आधार पर। तो जो किसी देश को भारत में मिलाने पर
उस देश के प्रत्येक नागरिक को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जैसे मैं समझिए कि अगर मानिए कि आज इंडिया है, ठीक है, इंडिया, कल यहाँ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को हम अगर भारत में मिला लेते हैं तो उससे क्या होगा, जितने भी जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उससे क्या भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्यों, कैसे, कि जो हमारे पांचवा प्रकार की जो आपकी नागरिकता प्रदान करने की विधि बताई गई है उसमें क्या कहा गया है कि जो अर्जित भूमि के आधार पर आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मानिए कि पाकिस्तान हो गया, चाहे हम आप माने कि बांग्लादेश को अगर हम इंडिया में मिलाते हैं तो जो बांग्लादेश के पूरे नागरिक होंगे वो क्या भारत के नागरिक कहाएंगे। जो हमारा जो नागरिकता अधिनियम 5 कहता है कि अर्जित भूमि के आधार पर किसी भी देश को अगर भारत में मिलाया जाता है तो उसके प्रत्येक नागरिक को भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये हमारे 5 प्रकार की जो प्राप्त करने की नागरिकता है वो हो गई। अब देखते हैं जो नागरिकता समाप्त होने की जो 3 विधियां हैं वो क्या है। तो पहला है कि परित्याग होता है कि आप नागरिकता को अगर त्याग कर दें, ठीक है, समझे। जैसे आप मानिए कि कहीं और किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर ले, चाहे कहीं और चले जाए, चाहे आपका भारत की नागरिकता छोड़ने की मन हो और किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो पहला हो जाएगा परित्याग, यानी अपना खुद से आप क्या कर रहे हैं, नागरिकता को छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नागरिकता को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि पर्यावसान, ठीक है, पर्यावसान मतलब होता है कि आपका पर्यावसान वह विधि है जो अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता रखते हुए भी अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जो होगा कि भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसे पर्यावसान कहते हैं, ठीक है। परित्याग यानी अपना खुद से क्या करना हो, अपना नागरिकता को छोड़ देना या अपना इच्छा अनुसार त्याग देना को ही परित्याग कहते हैं। और पर्यावसान होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी भारत का व्यक्ति हो, कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता रखते हुए भी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर कोई व्यक्ति है अमेरिका का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, स्वतः समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है तीसरा नंबर के वंचित करना का मतलब ये हो जाएगा कि भारत सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान के यथार्थ न रहे, ठीक है। वंचित करना यानी कोई भी व्यक्ति संविधान के उल्लंघन करे या हमारे तिरंगा को अपमान करे या हमारे देश में कोई देश विरोधी कार्य करे, चाहे आतंकवाद को बढ़ावा दे, चाहे किसी भी अन्य आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो, ठीक है, चाहे वो हमारे संविधान तिरंगा राष्ट्रगान को जो है क्या करे, अपमानित करे, ठीक है, चाहे देश विरोधी कार्य करे, ठीक है, उससे उस समय क्या करती है कि भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से क्या कर सकती है, उसे वंचित कर सकती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वंचित कर सकती है। चाहे कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति जो धोखे से, समझिए, जैसे मानिए कि कोई घूस देकर चाहे किसी भी प्रकार से भारत में नागरिकता को क्या कर चुका है, ग्रहण कर चुका है, अगर वो जांच समय में अगर वो पकड़ा गया तो उसे क्या किया जा सकता है, तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या भारत सरकार उसे वंचित कर सकती है। गृह मंत्रालय जो नागरिकता संबंधित नियमों और कानूनों को कौन बनाता है, तो गृह मंत्रालय बनाता है, ठीक है भाई। तो उसे क्या कर सकता है, वंचित कर सकता है, ठीक है। चलिए तो जो आज हमारा जो नागरिकता संबंधित जो बेसिक टॉपिक थे वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP24 स्टडी से जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपना इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।